हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री के अंदर अपन ने स्टार्ट कर रखा है केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। ठीक है, इसके अंदर अपन ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है पीरियोडिक टेबल। इसका एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है और एक पार्ट इसका और आएगा जो एक दिन छोड़ के अपनी एक दिन क्लास होगी केमिस्ट्री की। ऑलरेडी मैं शेड्यूल आपको डाल चुका हूं कि किस दिन अपनी केमिस्ट्री क्लास होने वाली है, कितने बजे क्लास होने वाली है, आपको उसी समय पर मिल जाएगी क्लास। ठीक बात है। तो इस चैप्टर को अपन 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी चीज जो है वो मिस करूं, मैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो वो मैं मिस कर जाऊं जल्दी करवाने के चक्कर में। तो वो मैं नहीं चाहता कि अगर अपन पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो कम से कम वो अच्छे से करें। ठीक बात, इसीलिए ये 3 पार्ट्स में कर रहा हूं। बाकी इसको मैं जल्दी भी करवा सकता था, लेकिन 3 पार्ट्स में इसलिए करवा रहा हूं ताकि अपनी डिटेल्स में अपन कर सकें चैप्टर को। समझ गए बात को? ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वहां पर ऐप पर आपको टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं कर रखा है। और कोई आपको डाउट वगैरह आता है रिलेटेड टू बायोलॉजी केमिस्ट्री और भी अगर नीट से कुछ रिलेटेड अगर आपको बातें पूछनी हो तो आप चैट का ऑप्शन आता है ऐप पे, वहां पर चैट करके मेरे को पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर ये क्लास कब होनी है सारी नोटिफिकेशन वहां पर आपको मिल जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ बेसिक बातें करी थी। बेसिक बातें ऐसे कि कब कैसे अपनी पीरियोडिक टेबल बनी। ठीक है, ये सारी बातें अपन हिस्ट्री के बारे में बात करी, कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, पहले डोबनियर साहब आए, फिर मेंडलीव, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। ठीक है, फिर अपन ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करी और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी अपन ने अलग अलग एलिमेंट्स की भी कुछ बातें करी। आज के लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं वो ध्यान से सुनो। आज के लेक्चर में पहले तो अपन ये देखेंगे कि भैया अपन को कोई तत्व दे दिया जाए, अपन को कोई एटम या फिर अपन को कोई एलिमेंट दे दिया जाए और अपन को कहे क्वेश्चन में कि भैया इस एलिमेंट का हमें पीरियड बताओ कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि भैया इस एलिमेंट का हमें ग्रुप बताओ कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। या फिर ऐसे कह दे कि हमें ये बताओ ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। अच्छा, तो ये कैसे निकालते हैं वो निकालना पहले अपन सीखेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है क्या भैया? बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप पीवाईक्यू जब करने बैठोगे तो आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक बात है। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, अपन ने ये बात तो कर ली थी कि कौन सा ग्रुप कौन से ब्लॉक के अंदर आता है। ये तो आपको पता है कि एस ब्लॉक के अंदर पहला और दूसरा ग्रुप आता है, पी ब्लॉक के अंदर कौन से आते हैं 13 से लेकर आपके 18 आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो अपन कर चुके हैं। लेकिन अब बात यह करनी है कि आपको देखो 118 एलिमेंट है भाई, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। आपको कोई भी एलिमेंट देके बोल दे या फिर कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट भी बोल सकता है, वो कोई हाइपोथेटिकल जो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो, ऐसे ही कोई रैंडम आपको एलिमेंट बोल देगा कि कोई ए एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर इतना इतना है। ठीक है, तो आप इस एलिमेंट का क्या बताओ, हमें इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ कि पीरियोडिक टेबल में इसको कहां रखा जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन को पता होना चाहिए क्या कि किसी अगर आपको एलिमेंट दे दिया जाए, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता लग जाए तो आप उसका पीरियड, उसका ग्रुप, उसका ब्लॉक कैसे निकाल सकते हो। आज जी करते हैं बात इसी बारे में। तत्व का पीरियड, एक मिनट, तत्व का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन वो देखना है अपन को। ध्यान से देखना, बातें ध्यान से सुनोगी समझ में आएंगी। आ जाओ, सबसे पहले बात करें पीरियड कैसे निकालते हैं जी। पीरियड किस प्रकार से निकाला जाता है, ध्यान से सुनना। हाईएस्ट एस सबशेल की शेल, वो क्या है? पीरियड है जी। भैया ये क्या होती है? हाईएस्ट एस सबशेल की शेल, ये क्या होती है? शेल को हिंदी में कहते हैं कोश। कंफ्यूज मत होना, शेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोश। और सब शेल को क्या कहते हैं? उपकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकोश। अब मैं आपको अपनी भाषा में, ये तो हो गई अपनी वो बातें जो बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं कि शेल होती क्या है। कंफ्यूज मत होना, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कोश, उपकोश और कक्षक की क्या बवाल है, इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपन लिखते हैं यार, जब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2s2 2p6, इस प्रकार से लिखते हैं ना अपन, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें यहां पर कोश मतलब शेल कौन सी है और उपकोश सब शेल कौन सी है वो देखो। यहां पर ये जो एक है ना, ये जो एक लिखा हुआ है, ये क्या है?
ये क्या है? ये है आपका एक कोष है। ये क्या है? एक कोष है, ये एक शेल है। और इसके अंदर ये एस जो है ना, वन के अंदर ये जो एस है, ये क्या है? उपकोष है। ये क्या है? उपकोष। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं, यहां पर ये देखो, ये 2 लिखा हुआ है, यहां पर भी ये 2 लिखा हुआ है। ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं वही बात करूं, देखो 2 के अंदर एस भी है और उसी 2 के अंदर पी भी है, तो ये एस और पी ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, उपकोष को रिप्रेजेंट करते हैं। बोले ठीक बात है। शेल में और सब शेल के अंदर कोष और उपकोष में आपको फर्क पता लग गया ना? अरे लगा या नहीं लगा? जल्दी से कमेंट में कमेंट मारो। ठीक है, तो यहां पर देखो 2, ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है? एक शेल है। और इस शेल के अंदर, इस 2 के अंदर क्या है? एस भी है और पी भी है। क्या है? सब शेल है, उपकोष है। ठीक है, चलो ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए, वरना पता ही नहीं रहता यार सब शेल क्या होती है, सब शेल क्या होती है। चलो अब आ जाओ। अब पीरियड देखो कि पीरियड क्या बवाल है। पीरियड देखो क्या बवाल है। पीरियड आपको कैसे निकालना होता है? कोई आपको एलिमेंट दे दिया जाए, कोई आपको तत्व दे दिया जाए, तो उसका पीरियड कैसे निकालोगे? तो पीरियड निकालने के लिए क्या? हाईएस्ट एस सब शेल की, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाईएस्ट एस सब शेल की शेल आपको ये देखनी है, जो हाईएस्ट एस सब शेल है उसका शेल नंबर कितना है। ठीक है, उसका शेल नंबर कितना है, वही उसका पीरियड होता है। जैसे मैं एक रैंडम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, कुछ भी मैं लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडम क्या लिख दी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर आप इसका पीरियड बता सकते हो क्या? ये मान ले मैंने कह दिया कि ये किसी ए एलिमेंट, ये किसी ए तत्व की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मुझे आप ये बताओ, ये जो ए एलिमेंट है ये कौन से पीरियड का है? ठीक है, और इस पीरियड निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट एस सब शेल की शेल, हाईएस्ट एस सब शेल की शेल। ठीक है, आ जाओ इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर देखो, इसके अंदर हाईएस्ट एस सब शेल कौन सी है? हाईएस्ट। अरे 1 ज्यादा बड़ा होता है कि 2 ज्यादा बड़ा होता है? भैया 2 ज्यादा बड़ा होता है। अरे 2 ज्यादा बड़ा होता है कि 3 ज्यादा बड़ा होता है? 3 ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पर हाईएस्ट क्या है? 3। और सब शेल किसकी देखनी है अपन को? एस वाली देखनी है। तो एस का सबसे बड़ा नंबर कितना है? 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट एस सब शेल, हाईएस्ट कौन सी एस सब शेल? ये 3s2 वाली हाईएस्ट एस सब शेल है। इसका शेल नंबर कितना है? शेल कौन सी होती है? ये नंबर है ना, ये शेल होती है। ठीक है, तो ये 3, तो ये कौन से, ये जो एलिमेंट है, जो तत्व है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी हुई है, ये कौन से पीरियड के तत्व की लिखी हुई है? ये आपका तीसरे पीरियड की लिखी हुई है। इस प्रकार से आपको करना है। तो हाईएस्ट एस सब शेल की शेल नंबर आपको देख लेना है, वही उसका पीरियड होगा जी। इसमें हाईएस्ट एस सब शेल कौन सी है? क्या ये वाली है? नहीं। ये वाली है? नहीं, ये वाली हाईएस्ट है, क्योंकि 3s2 और 1s2 से बड़े 2s2, 2s2 से बड़ी 3s2। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी है। इसका जो शेल नंबर है वो कितना है? वो 3 है। तो वही क्या इसका पीरियड है। इस प्रकार से देख लोगे। चलो आगे बढ़ते। ये मैं मिटा देता हूं, वरना सोचोगे आप नोट्स में, सोचोगे क्या बवाल लिख दिया ये। चलो आगे बढ़ते हैं। पीरियड निकालना आ गया आपको, किसी भी तत्व का पीरियड निकाल लोगे। ब्लॉक निकालना सीखते हैं, आज ब्लॉक निकालना सीखते हैं। ब्लॉक कैसे निकालेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में इंटर होगा, ठीक है, लास्ट शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो जिस सब शेल के अंदर, जिस उपकोष के अंदर एंट्री मारेगा, वही उसका ब्लॉक होगा जी। वही क्या होगा? उसका ब्लॉक होगा। आज जो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर आप मुझे देख के बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर हुआ होगा? जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहां इंटर हुआ होगा? वो p के अंदर इंटर हुआ होगा। अरे लास्ट में क्या लिखा है? 2p6, तो वो p के अंदर इंटर हुआ होगा। मतलब क्या हुआ? सीधा सा, ये जो तत्व है, ये जो एलिमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी हुई है, जिस एलिमेंट की ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी हुई है, वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा? वो p ब्लॉक का होगा। बस खत्म हो गया बात। पीरियड निकालना आ गया और ब्लॉक निकालना आ गया। अब ग्रुप निकालना भी सीख लेंगे जल्दी। ठीक है, थोड़ी सी ब्लॉक के बारे में और बातें करूंगा, फिर अपन ग्रुप में चलेंगे। रमिट जा, आ जाओ। लास्ट ब्लॉक क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन,
लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर, जिस सब शेल में इंटर मारेगा, उपकोष में इंटर मारेगा, वही उसका ब्लॉक होगा। ठीक है, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स आपको पता ही है। ठीक है, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स में अंदर ये रूल कहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं डी सब शेल के अंदर जा रहा हो तो ये मत सोचना कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, नहीं। आप ये याद रखो, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स का एटॉमिक नंबर आपको याद ही है कि 58 से लेके 71 तक क्या होते हैं, लेंथेनोइड्स एफ ब्लॉक के होते हैं। चाहे कहां भी एंट्री मारे आपको पता ही वो एफ ब्लॉक का ही होगा। 58 से 71 के बीच में अगर एटॉमिक नंबर आ रहा है। एक एक्टिनोइड्स, ठीक है, 90 से 103 के बीच में अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो आप देखते ही पहचान जाओगे भैया ये तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। इन दोनों का तो आपको याद रखना है, बाकी आपका ये रूल लग जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर एंट्री मार रहा है वही क्या उसका ब्लॉक है। ठीक बात है। चलो अब ग्रुप निकालना सीखते हैं। पीरियड निकालना सीख गए, ब्लॉक निकालना सीख गए, अब ग्रुप निकालना सीखेंगे। आ जाओ। ब्लॉक पर निर्भर करेगा, ग्रुप निकालना जो है वो ब्लॉक पर निर्भर करेगा। मतलब क्या हुआ कि आपको कोई तत्व दे दिया जाए तो आप सबको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका ब्लॉक निकाल लो। आप जब ब्लॉक निकाल लोगे ना तो उसका ग्रुप निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप निकालना जो है वो किस पर निर्भर करता है, ब्लॉक पर निर्भर करता है। कैसे भैया, क्योंकि भैया देखो एस ब्लॉक का अगर वो एलिमेंट होगा ना तो उसके लिए अलग रूल लगता है। ठीक है, आपको ब्लॉक तो पता लग ही जाएगा क्योंकि आपको ब्लॉक निकालना आ गया है, तो ब्लॉक निकाल लोगे। तो अगर आपने ब्लॉक निकाल लिया तो फिर ग्रुप निकालने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। एस ब्लॉक का अगर वो तत्व हुआ तो आपके पास अलग तरीका है उसका ग्रुप निकालने का, और अगर वो पी ब्लॉक का तत्व हुआ तो आप उसका ग्रुप निकाल सकते हो आसानी से। अभी बताऊंगा उस तरीके से। आपने ब्लॉक निकाल लिया जी, ब्लॉक निकालना तो आपको आता ही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर एंट्री मारेगा वही उसका ब्लॉक है। ब्लॉक तो हमें निकाल लिया भैया। अब ग्रुप कैसे निकालोगे वो ध्यान से देखो। अगर वो तत्व आपका जो तत्व है वो अगर एस ब्लॉक का हुआ, अगर वो एस ब्लॉक का हुआ तो आप उसका ग्रुप कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो। क्या देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आपको क्या देख लेनी है, संख्या देख लेनी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। अगर वो तत्व एस ब्लॉक का हुआ तो आपको क्या देख लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लेनी है। जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। अभी एग्जांपल से करूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए क्या करना है, एस ब्लॉक के लिए आपको करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी वही उसका क्या होगा, वही उसका क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, पी ब्लॉक का अगर तत्व हुआ, आपको कोई तत्व दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या कर लोगे, उसका ब्लॉक तो निकाल लोगे। अब वो अगर पी ब्लॉक का हुआ ना तब आप क्या उसका ग्रुप कैसे निकालोगे, पी ब्लॉक का अगर वो तत्व हुआ तो क्या करना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितनी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अभी दिखाऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस क्या कर दो आप 10 कर दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी संख्या है उसमें 10 जोड़ दो, आपका ग्रुप आपके सामने होगा। और एस ब्लॉक के अंदर क्या करना है, अगर वो एस ब्लॉक का तत्व हुआ तो क्या करना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी संख्या होगी वही उसका ग्रुप होगा। अगर वो पी ब्लॉक का तत्व है तो क्या करना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस उसमें 10 जोड़ दो, आपका ग्रुप मिल जाएगा आपको। और अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो ध्यान से देखो, एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन आपको करना है। मतलब जो आपकी बाह्य कोष जो है ना, सबसे बाहर वाली जो कोष है, सबसे बाहर वाली जो कोष है उसका एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसका एक माइनस करके डी इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ देने हैं, आपका क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एफ ब्लॉक के अगर तत्व अगर है, ठीक है, आपको तत्व पता लग जाएगा एफ ब्लॉक का कौन से होते हैं। एफ ब्लॉक का तत्व तो आपको पता ही है, लेंथेनोइड्स 58 से 71 तक एफ ब्लॉक के हैं और 90 से 103 वाले एफ ब्लॉक के हैं। इसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर एफ ब्लॉक का कोई तत्व हुआ तो उसका ग्रुप तो आपको याद रखना है, ये कभी भूलना नहीं है कि एफ ब्लॉक वाले हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं, वो तीसरे ग्रुप के होते हैं। ठीक है, उनका ग्रुप तो आपको सोचना ही नहीं है। एफ ब्लॉक वालों का निकालना तो बहुत आसान है, निकालना ही नहीं है, तीसरे ग्रुप के होते हैं जी वो तो। ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, आ जाओ। ग्रुप कैसे निकालते हैं जी, पहले पीरियड का देख लेते हैं, पूरा समाप्त कर लेते हैं एक बार, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए टाइम देना बनता है जी। पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड आपको निकालना है तो क्या करना है जी, हाईएस्ट एस सब शेल की शेल नंबर, हाईएस्ट एस उपकोष का कोष नंबर देख लो, जो कोष नंबर होगा वही उसका पीरियड होगा जी। भैया ब्लॉक कैसे निकालें, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष के अंदर अगर वो एंट्री मार रहा है वही उसका ब्लॉक होगा। जैसे मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सब शेल के अंदर जा रहा है तो एस ब्लॉक का होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक के, पी सब शेल के अंदर जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी के अंदर जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक वालों के लिए तो आपको पता ही है 58 से 71 और 90 से 103 वाले क्या है आपके, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हैं, ये एफ ब्लॉक के होते ही हैं। ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप कैसे निकालना है जी, ये डिपेंड करेगा किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि ब्लॉक पर निर्भर करेगा कि आपका ब्लॉक कौन सा है। आपको ब्लॉक पता लग जाएगा तो आप ग्रुप निकालना आसानी हो जाएगी आपके लिए। भैया कैसे, अगर वो एस ब्लॉक का हुआ ना, अगर आपका तत्व है वो एस ब्लॉक का हुआ तो आप क्या कर दोगे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे
वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो क्या करना आपको, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या जोड़ दो, 10 जोड़ दो, आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो क्या करना आपको, जो बाह्य कोष जो है आपकी उसके एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। अगर वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हुआ तो आपको करना क्या है, अरे एफ ब्लॉक वाले तो थर्ड ग्रुप के होते हैं, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, वो तीसरे ग्रुप के ही होते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट। क्वेश्चन है जी कुछ इस प्रकार से, अपने पास में एक एलिमेंट है ए, एक ए एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है जी 8 एटॉमिक नंबर है इसका। एक एलिमेंट अपने पास में बी, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। एक एलिमेंट अपने पास में सी, इसका एटॉमिक नंबर 28 है। एक एलिमेंट अपने पास में डी, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 54 है, ठीक है। इनका अपन को पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक अपन को बताना है। पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताना है। एटॉमिक नंबर अपन को दे रखे हैं ए बी सी डी, अपने पास में 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट अपने पास में, 4 तत्व अपने पास में ए बी सी डी, ठीक है। इन चारों के अपन को एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। अपन को क्या बताना है, इसका पीरियड बताना है जी, ब्लॉक बताना है और ग्रुप बताना है। एक एक को करते हैं, आजो सबसे पहले करते हैं, आप भी पोज मार के कर लेना इनको, करके देखना, जो मैंने तरीके बताए उन्हीं से करना आपको। एक मैं कर देता हूं, नहीं करूंगा तो मैं सारे, एक मैं कर दूं, वो देख लो, उसके बाद पोज करो वीडियो को और फिर सारे सोल्व करो और आंसर अपना मैच करना, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ, ए वाले का करते हैं पहले। एटॉमिक नंबर कितना है जी, एटॉमिक नंबर है इसका 8। एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक है। आ जाओ करते हैं इसका। सबसे पहले क्या लिखो, इसकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। क्या लिख लो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं जी। 1s2 2s2 4 हो गए, 2p4, ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अपन ने लिख ली। अब अपन को क्या देखना है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसका ब्लॉक कौन सा होगा। ब्लॉक कैसे निकाल, अरे बहुत आसान है ब्लॉक निकालना, तो कैसे निकालते हैं भैया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर जा रहा हो वही क्या है, उसका ब्लॉक है जी। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर मुझे देख के बताओ कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल के अंदर जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल के अंदर जा रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर, साफ साफ देखने में पता लग जाएगा आपको कि ये पी सबशेल के अंदर क्या है, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन भैया जा रहा है। पी सबशेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब सीधी सी बात है, इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये जो तत्व है कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का तत्व है। ब्लॉक तो निकाल लिया जी, पीरियड निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, पीरियड निकाल लेते हैं पहले, पीरियड निकालते हैं फिर ग्रुप निकाल लेंगे, ठीक है। पीरियड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट एस सबशेल की शेल नंबर, हाईएस्ट एस सबशेल की शेल नंबर देख लो, वही उसका पीरियड है। आज वो करते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर हाईएस्ट एस सबशेल कौन सी है भैया, 1s2, ये एस, ये वाली 1s2 वाली एस जो है, ये क्या हाईएस्ट है, नहीं जी ये हाईएस्ट नहीं है। 2s2 ये हाईएस्ट है क्या, बिल्कुल यही हाईएस्ट है, एक से बड़ा तो 2 ही होता है ना। अरे 1s2 बड़ा है कि 2s2 बड़ा है, 2s2 वाली हाईएस्ट है। इसका, इस एस का शेल नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। पीरियड नंबर 2, मतलब दूसरे पीरियड का ये तो एलिमेंट है। ब्लॉक निकाल लिया अपन ने, पीरियड निकाल लिया। अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप निकालना है जी। आज ग्रुप निकालते हैं, ग्रुप निकालते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एलिमेंट किसका हुआ, पी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ ना, अगर तत्व कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस उसमें 10 जोड़ दो, आपका ग्रुप आपके सामने होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था, आज यही बात मैंने आपको बोली थी, पी ब्लॉक अगर तत्व है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस उसमें 10 जोड़ दो, ग्रुप आपके सामने होगा। आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ते हैं। ये देखो जी, ये देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो बाह्य कोष जो है ना आपकी, जो बाह्य कोष के अंदर, बाह्य जो सेल है, बाह्य जो कोष है, सबसे बाहर वाली जो कोष है, कोष किसको कहते हैं मैंने आपको बता दिया, ये जो 2 नंबर वाला है, ठीक है, ये जो नंबर लिखा है कि ये कोष होता है, ये जो पी एस ये क्या है, ये उपकोष होते हैं। जो संख्या है वो कोष होती है और जो एस पी डी ये क्या, ये उपकोष होते हैं, ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूं बाह्य कोष में, बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोष के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस बाह्य कोष, यहां पर बाह्य कोष कौन है, 1 वाली बाह्य कोष है कि 2 वाली बाह्य कोष है भैया, 2 वाली बाह्य कोष है, सबसे बाहर वाली 2 ही है, ठीक है। चलो 2 के अंदर, तो 2 वाली कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 तो आपके एस के अंदर है, 4 आपके पी के अंदर है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 आपकी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। प्लस क्या कर देना आपको, 10 उसमें जोड़ देना होता है, क्या मिल जाएगा आपको, आपका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। कितना, 10 और 6 कितना होता है, 16। तो ये 16 आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये जो तत्व है आपका, ये जो तत्व है एटॉमिक नंबर जिसका 8 है, ये जो तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका आपने ब्लॉक निकाल लिया, पी ब्लॉक। बहुत आसान है भैया ये निकालना, तो पीरियड आपने निकाल लिया, दूसरा पीरियड है, और ग्रुप आपने निकाल लिया 16वां ग्रुप है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बस। तरीका समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया। पॉज मारो वीडियो को, बाकी का जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करो, बाकी का मैं कर दूंगा, लेकिन आप पॉज करके अपना भी करो यार, आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। गलती होगी तो कोई नहीं, देख लेना, आंसर देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन करो जरूर, मेरा ये कहना है जो करना जरूर, ठीक है। अगला मैं करता हूं, आ जाओ बी वाला करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है जी? 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11। आ जाओ, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 कितने हो गए? 4, 2p6 10 हो गए, 3s1, ठीक है। कैसे निकालना है देख लो आप भी, ठीक है, लेन करके देख लेना, ठीक है, देख तो रहिए आप, समझ लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया मैंने। करना क्या है मेरे को, सबसे पहले मेरे को क्या निकालूंगा, इसका ब्लॉक देख लूंगा, कौन से ब्लॉक का है। सबसे पहले मैं इसका क्या देख लूंगा, ब्लॉक देख लूंगा, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्लॉक कैसे देखते हैं, ब्लॉक कैसे देखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल के अंदर जा रहा होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल के अंदर जा रहा होता है वही उसका ब्लॉक होता है जी। यहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर देख के मुझे बताओ कि इसमें लास्ट सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सबशेल के अंदर जा रहा है। इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस के अंदर जा रहा है, ठीक है, 3s1 लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 के अंदर जा रहा है, एस सबशेल के अंदर जा रहा है, तो यहां पर जो ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा जी, एस ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा। तत्व का मुझे ब्लॉक पता लग गया कि एस ब्लॉक का ये तत्व है। ग्रुप पहले पीरियड देख लेते हैं, फिर ग्रुप भी निकाल लेंगे। पीरियड भी देख लेते हैं, जो कौन से पीरियड का है ये। पीरियड कैसे देखते हैं, हाईएस्ट एस सबशेल का शेल नंबर, हाईएस्ट एस सबशेल का शेल नंबर, ठीक है। हाईएस्ट एस सबशेल कौन सी है, 1s2 बड़ी है कि 2s2 बड़ी है भैया, 2s2 बड़ी है, 2s2 बड़ी है कि 3s1 बड़ी है, 3s1 बड़ी है, तो हाईएस्ट सबशेल कौन सी है, 3s। इसमें इसका शेल नंबर कितना है, 3 है, तो ये क्या है, पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका, 3। पीरियड अभी अपन को पता लगेगा कि तीसरे पीरियड का ये तत्व है। ग्रुप देख लेते हैं, जो ग्रुप भी देख लेते हैं। ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पर, ब्लॉक पर निर्भर करता है। ब्लॉक कौन सा है, ये एस ब्लॉक। और मैंने आपको बताया था जब तत्व एस ब्लॉक का होता है ना, तब क्या कर देखना होता है आपको, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका क्या होता है, वही उसका ग्रुप होता है। देखो वापस एक बार लेके चलता हूं पीछे थ्योरी में आपको, ताकि आपको भूलो नहीं, ठीक है। अगर तत्व एस ब्लॉक का होगा तो अपन सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। अगर वो पी ब्लॉक का होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस उसमें 10 जोड़ देते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक का है तो सिर्फ अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपकी बाह्य कोश है, जो बाह्य जो शेल है, बाह्य जो शेल या फिर बाह्य कोश जो है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वही क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मुझे देख के बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर मुझे देख के बताओ, यहां पर बाह्य कोश कौन सी है, यहां पर बाह्य कोश आपकी 1s है क्या, नहीं। 2 है क्या, नहीं। 3 है। 3 क्या है, बाह्य कोश है, सबसे बाहर की क्या है, 3 है। तो 3 के अंदर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, S1 एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, ग्रुप कौन सा है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का। तो आपको पता लग गया कि जो आपका बी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, उसका आपने ब्लॉक निकाल लिया, एस ब्लॉक, पीरियड निकाल लिया, ग्रुप निकाल लिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, आसान है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, सी तत्व की बात करते हैं। सी एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है जिसका, सी एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 28 है क्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं सबसे पहले तो, AR आर्गन, ठीक है, 18 तक तो भर गए, ठीक है। अब अपन को कितना भरना, 10 और भरने हैं। AR हीलियम आपका फर्स्ट पीरियड का है, नियोन आपका सेकंड पीरियड का है, और फिर आर्गन आपका थर्ड पीरियड का है। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, 3p तो भर चुका है, 4 भरा जाएगा, 4s2 3d8। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर अपन सारे चीज कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, ब्लॉक निकालेंगे। आज ब्लॉक निकालते हैं जी, ब्लॉक निकाल लेते हैं, ब्लॉक निकाल लेते हैं। ब्लॉक कैसे निकालते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें सबशेल के अंदर जा रहा हो वही उसका ब्लॉक होता है। यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर देख के मुझे बताओ कि इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, भैया डी के अंदर जा रहा है। तो ब्लॉक कौन सा हो गया भैया, डी ब्लॉक का तत्व है जी। कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। ब्लॉक जी निकाल लिया हमने, ब्लॉक तो हमने निकाल लिया। अब क्या है, अब अपन को निकालना है क्या, पहले पीरियड निकाल लेते हैं, फिर ग्रुप निकालेंगे। पीरियड निकाल लेते हैं, आ जाओ। पीरियड निकालना तो बहुत आसान है, ब्लॉक निकालना आसान, पीरियड निकालना आसान है, ग्रुप निकालना आसान, सब कुछ आसान है। पीरियड निकालना कैसे निकालते हैं, पीरियड
पीरियड के लिए क्या है, हाईएस्ट एस सब शेल की शेल नंबर, हाईएस्ट एस सब शेल का शेल नंबर वही उसका पीरियड होता है जी। हाईएस्ट एस सब शेल कौन सी है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर मुझे आप देख के बताओ, यहां पर हाईएस्ट एस सब शेल कौन सी है, 4 वाली जो है वो क्या है, हाईएस्ट एस सब शेल है। तो ये यहां पर इसका जो शेल नंबर है वो कितना है, 4। तो यहां पर जो पीरियड है वो कौन सा हो जाएगा, ये चौथे पीरियड का तत्व है। कौन से पीरियड का, 4th पीरियड का ये तत्व है जी। ठीक बात है क्या। अब यहां पर अपन को निकालना क्या, ग्रुप निकालना है। ब्लॉक निकाल लिया, पीरियड निकाल लिया, ग्रुप निकालते हैं, ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, आ जाओ। डी ब्लॉक का अगर तत्व होता है, डी ब्लॉक का अगर तत्व होता है, ग्रुप निकालना किस पर निर्भर करता है, ब्लॉक पर। ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक। और मैंने आपको बताया डी ब्लॉक का जो तत्व होता है ना, तो क्या करते हैं अपन, बाह्य कोष का NS1, ठीक है, बाह्य कोष का NS इलेक्ट्रॉन देखते हैं, प्लस अपन N-1D इलेक्ट्रॉन। N क्या है यहां पर, बाह्य कोष, ठीक है। जो बाह्य कोष के अंदर जो S इलेक्ट्रॉन है उनको प्लस अपन N-1D इलेक्ट्रॉन को अपन जोड़ते हैं, ठीक है। और अपन क्या निकल के आ जाता है, अपने जो है उसमें अपना ग्रुप निकल के आ जाता है। अगर डी ब्लॉक का तो होता है तो इस प्रकार से करते हैं। एक बार मैं थ्योरी में लेके चलता हूं आपको, ये देखो भाई, एन क्या है यहां पर, बाह्य कोष। तो बाह्य कोष के एस इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोष से एक कम डी इलेक्ट्रॉन, उन दोनों को जोड़ देंगे, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं बाह्य कोष कौन सी है, 4 क्या आपकी बाह्य कोष है, और सबसे बाहर वाली 4 ही तो है, ठीक है। बाह्य कोष का एस इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस के अंदर हैं, तो मैं क्या कर दूंगा 2 प्लस, ठीक है, बाह्य कोष के एस इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D, बाह्य कोष से एक कम, बाह्य कोष कितनी है 4, बाह्य कोष से एक कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 3D के इलेक्ट्रॉन अपन को देखने आते हैं ना। देखो डी ब्लॉक का अगर तत्व होता तो आपको क्या करना होता, ग्रुप के अंदर बाह्य कोष कौन सी आपकी N, ठीक है, बाह्य कोष जो भी है, बाह्य कोष के S के इलेक्ट्रॉन आपको देख लेने हैं, और बाह्य कोष से एक माइनस कर दो और फिर डी के इलेक्ट्रॉन। यहां पर बाह्य कोष कौन सी है, चौथी है, तो चौथी की अपन क्या देख लेंगे, एस इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, और बाह्य कोष कौन सी चौथी, इसमें से एक माइनस कर दो, तीसरी आ जाएगा, तो तीसरी की कौन सी, डी के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डी में कितने हैं 8, 2 + 8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्रुप आ गया कौन सा, 10वें ग्रुप का एलिमेंट है जी। कौन से एलिमेंट, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 10वें ग्रुप का। तो ब्लॉक निकाल लिया आपने, पीरियड निकाल लिया और आपने ग्रुप निकाल लिया, ठीक है। अब एक और अपना क्या है, डी, ठीक है, इसमें आ जाओ, डी वाला एलिमेंट देखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 54 है क्या, 54, 54 एटॉमिक नंबर है जी इसका। तो मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है भैया, क्या पता है आपको, मुझे इतना पता है कि ये एक नोबल गैस है जी। कौन सी गैस है ये, 54 तो किसी नोबल गैस का नंबर होता है। कैसे पता लगा भैया आपको, आ जाओ बताता हूं कैसे पता लगा मुझे। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2 होता है, ठीक है। इस हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। मैंने आपको कल नहीं, लास्ट पे जो अपना पार्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट जो हुआ था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला पीरियड जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट है जी, 2 एलिमेंट हैं, और आखिरी एलिमेंट कौन सा होता है, आखिरी जो तत्व कौन सा होता है, नोबल गैस। तो पहले पीरियड के अंदर जो नोबल गैस है वो कौन सी है, हीलियम है जी। तो इसके अंदर 2 ही तत्व हैं, तो इसका क्या है, 2 एटॉमिक नंबर हो गया इसका, तो ठीक है। तीसरा जो पीरियड है, सॉरी दूसरा जो पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो 2 तो ये, ठीक है, और 8 वो, 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। तो नियोन जो है उसका कितना आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 10। तीसरे पीरियड के अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं, उसके अंदर भी 10 और 8 18। तो आपका जो आर्गन है उसका कितना हो जाएगा 18, हीना नीना और फिर कियारा दे करीना, ठीक है। तीसरे पीरियड के अंदर 8 होंगे, तो चौथे पीरियड के अंदर कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक है। 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कियारा कितना आ जाएगा 36, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। हीना नीना और करीना जीना, ठीक है। फिर आपका जिनन, ठीक है, जिनोन का कितना हो जाएगा 36 में 18 और जोड़ देते हैं, 18 में 18 54, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। इस प्रकार से पता है जी मुझे कि 54 आना है, ठीक है। तो ये नोबल गैस की अगर आपको याद है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में भी फायदा होगा, बहुत सारी चीजों में आपको फायदा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनकी मतलब जो आपका नोबल गैसेस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 54 एटॉमिक नंबर दे रखा है डी का, तो मुझे पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखूंगा मैं, ये जी खत्म हो गया जी, एक्सी खत्म हो गया भैया। अब आपने सिर्फ एक्सी लिख दिया, आपने जीनोन लिख दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पीरियड है, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, उसी में से देख के बताते हो कि इसका पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा, वो सारी चीजें उसी में देख के बताते हो। अब कैसे बताओगे, अभी बताते, आ जाओ इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ रे, इधर आओ। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक, देखते हैं
ब्लो कैसे निकालेंगे इसका देखना। मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने पीरियोडिक टेबल तो देख रखी है, ठीक है, मैंने पीरियोडिक टेबल देख रखी है और मुझे इतना पता है, मुझे इतना तो पता है कि नोबल गैसेस जो है ना वो कहां होती हैं भैया, वो तो पी ब्लॉक के अंदर होती है, लास्ट में। तो भैया ब्लॉक इसका पता लग गया ना, पी ब्लॉक है, ये खत्म हो गया ना बात यहीं, ठीक है। फिर देखते हैं पीरियड, देख लेते हैं इसका पीरियड कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड का तत्व है। आ जाओ पीरियड देख लेते हैं। हीना पहला पीरियड, नीना दूसरे पीरियड और तीसरा पीरियड, करीना चौथा पीरियड और जिनोन पांचवा पीरियड, ठीक है। पीरियड कौन सा है, पांचवा, ठीक बात है क्या, ठीक है। अब बात करें किसके, ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप कौन सा है, अरे ग्रुप तो सबको पता है भाई, नोबल गैस का ग्रुप कौन सा होता है, 18वां ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ आपको ये चीजें याद हो, पता हो ना, तो उनको इंस्टेंटली टिक मारना होता है ना, हर जगह क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेके बैठना नहीं होता, ठीक है। तो टिक मारने वाला है तो टिक मारेंगे बिल्कुल, 18वां ग्रुप है इसका। इस प्रकार से आपको सोल्व करना होता है। तो मैंने आपको हर एक केस दिखा दिया यार, है ना। एस ब्लॉक वाला भी अपन ने किया, पी ब्लॉक वाला भी कर लिया अपन ने, डी ब्लॉक वाला भी किया अपन ने, और अपन ने पी ब्लॉक की जो नोबल गैसेस वाला है वो भी एक अपन ने कर लिया, है ना। अब आप कहोगे भैया एफ ब्लॉक का तो नहीं किया, अरे एफ ब्लॉक के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं होती, आपको पता है 58 से 71 लेंथेनोइड, 90 से 103 एक्टिनोइड, ठीक है, ये आपको पता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो आप देखते ही पता लगा दोगे कि ये एफ ब्लॉक का तत्व है। एफ ब्लॉक का अगर तत्व है तो क्या होगा, ये तो पक्का क्या होगा, तीसरे ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, उसका ग्रुप तो फिक्स है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, खत्म हो गया। यहां पर निकाल लोगे किसी भी पीरियड, किसी का भी ग्रुप और किसी का भी ब्लॉक निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए आपको, मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से समझाने की। चलो अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो परिरक्षण प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या फिर आवरण प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। भैया क्या अलग अलग चीजें, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, या लिखा है ना, मतलब एक ही चीज है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, हिंदी में बात करूं तो परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव। अभी समझते हैं क्या बवाल है। आसान है, ठीक है, बहुत आसान है ये, आ जाओ। ये कोई एक एटम है, कोई एलिमेंट है, ठीक। बीच में क्या होता है, इसमें नाभिक होता है जी, न्यूक्लियस होता है, कैसा, पॉजिटिव चार्ज, कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल भैया पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो कोष बन रखे हैं, ये जो कोष बने हुए हैं, इनमें क्या है जी, इनमें इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कलर दूसरा लेते हैं, चलो, इनमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ भी नहीं पता हमें कुछ भी नहीं पता, हम बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं ना, विपरीत जो आवेश होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है यार, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। और लड़का लड़की को आकर्षित करता है, लड़की लड़के को आकर्षित करती है, सही बात है क्या, ठीक है, सही बात है क्या। अब वो अलग बात है, लड़के लड़के भी करते हैं, ठीक है, छोड़ो इसमें नहीं जाना, लेकिन नॉर्मल अपन जो ऑपोजिट जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लड़का लड़के को आकर्षित, लड़की लड़के को आकर्षित करती है, ऑपोजिट चार्ज है, आकर्षित करेगी, ठीक बात है भैया। तो वही यहां पर होगा। आप सबको पता है जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होते हैं, नाभिक जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब सीधा सा क्या हुआ कि ये जो कोष के अंदर, ये जो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये अंदर जो न्यूक्लियस है ये अपनी तरफ खींचेगा। और बिल्कुल सही बात है क्या, ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा या नहीं खींचेगा, अरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव को तो खींचेगा ना, खींचेगा भैया, ये बात तो सही बता रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव तो नेगेटिव को खींचेगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन जब ये खींच रहा होता है ना, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को जब खींच रहा होता है, तब 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 होता क्या है, तब होता ये है कि बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आ जाते हैं, ये क्या है, ये आ जाते हैं। अरे देखो एक बात बताऊं तुम्हें, जब किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ रहा होता है ना, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ रहा होता है, मतलब लड़की जो है लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, पॉजिटिव की तरफ जब वो अट्रैक्ट हो रही होती है, लड़की को मानो नेगेटिव है, लड़का मानो पॉजिटिव है, लड़की जब लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है तो बीच में कौन आ जाती है, उसकी सहेली आ जाती है।
लड़की नेगेटिव है तो उसकी सहेली भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। सहेली क्या कहती है, लड़का बढ़िया नहीं है, लड़का बढ़िया नहीं है, थोड़ा लोफर टाइप है, ठीक है। तो क्या कर रही है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। लड़का पॉजिटिव है, लड़की नेगेटिव है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन बीच में कौन आ गई, एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, एक और लड़की आ गई, बोली लड़का बढ़िया नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, दूरियां उसने बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। यहां पर जो है बीच में आवरण बन गया ना, अरे वो दूसरी लड़की जो आई है बीच में, वो क्या बन रही है, बीच में आवरण बन रही है। पॉजिटिव नेगेटिव पास में आ रहे थे, लेकिन बीच में कौन आ गया, आवरण आ गया। कौन आवरण आ गया, बीच में वो नेगेटिव चार्ज है ना, वो तो रोक रही है ना बीच में दोनों को मिलने से। अरे सही बात है क्या, सही बात। चलो वापस आओ, एक बार वापस समझो, समझ में आ गया, मजा आएगा आगे। मैं कह रहा हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव, ठीक है। क्या होता है, बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक है आपके पास में एक एलिमेंट है, एटम है, ठीक है, आपके पास में, उसके अंदर आप सबको पता है नाभिक है, बीच में नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है जी। साइड में आपके कोष हैं, उन कोष के अंदर क्या भरे हुए हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स आप सबको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और आपके जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। जब पॉजिटिव जो है वो इस बाहर वाले नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा होता है, अपनी तरफ खींच रहा होता है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ जब पास जा रहा होता है, तब बीच में क्या आता है, एक आवरण आ जाता है। और वो आवरण क्या है, बीच में भैया ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, और आप सबको पता है नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे का करेंगे, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। अरे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट, आकर्षित करते हैं। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन उसी टाइम पर ये नेगेटिव बीच में आएगा और ये नेगेटिव इसको धक्का मारेगा कि ना नहीं जाने दूंगी, ना ना नहीं जाने दूंगी पॉजिटिव के पास तेरे को, नहीं वो तो अच्छा नहीं है ना, वो तो अच्छा नहीं है, रात रात घूमता है बाहर, दारू पीता है, सिगरेट भी पीता है, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी। तो ये बीच में यहां पर कौन है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, यहां पर रिपेल करेगा, ठीक है, इसको धक्का मारेगा वापस, इसको पास नहीं जाने देगा। समझ में आएगा यहां तक। ये जो पास नहीं जाने दे रहा ना, ये बीच में जो आवरण बन रहा है, ठीक है, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जो रोड़ा बन रहा है ना, बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में जो आवरण बन रहे हैं, ये यहां पर इसको वापस धक्का मार रहे हैं। ये इसके पास आना चाहता है, लेकिन ये इसके वापस धक्का मार के इसको दूर भेज रहे हैं। ये जो धक्का मार रहे हैं ना, यही क्या है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, आवरण प्रभाव बोल रहे हैं, इसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, इसी को शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ में आया बात, समझ में आई। न्यूक्लियस और जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो बाह्य इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसी के बीच में जो अंदर वाली शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर वाली शेल ये वाली इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। सिंपल सी बात है। चलो, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण महसूस किया जाता है, ठीक है। अब एक तो आकर्षण होता है, एक प्रतिकर्षण, आकर्षण अट्रैक्शन को कहते हैं, प्रतिकर्षण रिपल्सन को कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन अपने, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनके द्वारा क्या महसूस किया जाता है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या महसूस करते हैं, प्रतिकर्षण, रिपल्सन महसूस करते हैं। और रिपल्सन कौन देता है, ये जो अंदर वाले जो कोष के इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर वाले जो बाह्य कोष के जो इलेक्ट्रॉन है, उनको रिपल्सन महसूस होता है, प्रतिकर्षण महसूस होता है। और वो किसके द्वारा होता है, ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इनके द्वारा होता है। ठीक बात है क्या, ठीक बात है भैया। ये क्या होता है, आपका आवरण प्रभाव होता है कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलते हैं, जबकि न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जितनी जोर से वो बाहर की तरफ धक्का मारेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आवरण प्रभाव होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं आवरण प्रभाव कहते हैं। चलो समझ में आया होगा। अब आवरण प्रभाव किसका ज्यादा होता है वो समझो ध्यान से। एस ब्लॉक का कोई एस सबशेल के अंदर, एस ब्लॉक बोलो, एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एस सबशेल के अंदर, भाई एक शेल के अंदर मैंने आपको बताया था, एक शेल के अंदर एक कोष क्या है, 2 3 वाली बड़ी है, ठीक है, कोष क्या है, नंबर वाला, ठीक है, उसके अंदर एसपीडी, ठीक है। भाई देखो 2 के अंदर दो सब शेल है, 2 शेल जो है 2 नंबर वाली शेल, जैसे 1s2, 1 के अंदर तो एस ही आता है, लेकिन 2 के अंदर क्या आती है, 2s के अंदर क्या आता है, 2 वाली के अंदर एस भी आता है, पी भी आता है, समझ गए आप। 3 के अंदर एस पी, ठीक है, डी भी आता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक शेल के अंदर एस भी है, पी भी है, लेकिन उनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा क्या होंगे, आवरण प्रभाव दिखाएंगे, ज्यादा रिपेल कौन से करेंगे, ज्यादा धक्का कौन से मारेंगे, वो देखो। एस वाले जो होंगे वो सबसे ज्यादा धक्का मारते हैं, पी वाले उससे कम मारते हैं, डी वाले और भी कम मारते हैं, और एफ वाले बहुत कम मारते हैं। तो ये क्या आपका आवरण प्रभाव का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि एस का आवरण प्रभाव जो है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो सबसे अधिक होता है,
P का उससे कम, D का उससे कम, F का सबसे कम होता है। समझ में आई बात? ठीक है। आवरण प्रभाव क्या है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर वाली कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ धक्का मारेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, तो धक्का मारेंगे बाहर की तरफ कि भैया पास नहीं आना, दूर जाओ दूर जाओ। ठीक है, तो वो धक्का मारेंगे, जितना वो जोर से धक्का मारेंगे वही क्या होता है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, आवरण प्रभाव होता है। तो सबसे ज्यादा धक्का कौन मारते हैं? एस सब शेल वाले सबसे ज्यादा धक्का मारते हैं, पी वाले थोड़ा कम धक्का मारते हैं, डी वाले और कम मारते हैं, एफ वाले बहुत कम धक्का मारते हैं। ये सब आपको, ये जो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आवरण प्रभाव है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, उसको अपन स्क्रीनिंग कांस्टेंट से उसको माप सकते हैं। ठीक है, जो आवरण प्रभाव है, किसका आवरण प्रभाव कितना होगा, इसको अपन कैसे माप सकते हैं? इसको माप सकते हैं अपन किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट को अपन माप सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट से माप सकते हैं। आवरण जो कांस्टेंट है उससे अपन माप सकते हैं। और आवरण कांस्टेंट क्या होता है? सिग्मा के द्वारा इसको मापा जा सकता है। सिग्मा क्या है? आवरण का कांस्टेंट है। ठीक है, आवरण प्रभाव का कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक बात बता दूं आपको, सिग्मा जो है वो निकालना अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अपने सिलेबस में सिग्मा निकालना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ठीक है, सिग्मा निकालना अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के लिए बताऊंगा, क्योंकि पूछेगा तो वो एस और पी ब्लॉक के लिए पूछेगा, वैसे भी सिलेबस में नहीं है। एस और पी ब्लॉक के लिए पूछ लेगा, और डी और एफ ब्लॉक की नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं, इसे समझो। ठीक है, चलो, आवरण प्रभाव का कॉन्स्टेंट जो है सिग्मा कैसे निकालते हैं वो देखो, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एस और पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं वो देखो। यहां बना लेता हूं, चलो मैं, एक मिनट दीजिए बस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, अब अपन को क्या करना है? अपन को सिग्मा निकालना है। क्या निकालना है अपन को? जो आपका जो आवरण प्रभाव का जो कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग जो कांस्टेंट है, उसको निकालना अपन को। वो क्या होता है? सिग्मा होता है, वो निकालना है। तो अगर वो जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है ना, अपन को जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन, इसका सिग्मा कितना होगा, इसका आवरण कांस्टेंट कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो। मान लो मेरे को बाह्य कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए मुझे क्या निकालना है? मेरे को सिग्मा निकालना है। तो मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, इसको क्या कहूंगा मैं? टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहूंगा। इस इलेक्ट्रॉन का कहूंगा मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इसको कहूंगा मैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहूंगा। ठीक बात है, चलो। तो बाह्य कोश के किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट किया जाता है। जो बाह्य कोश है, एस और पी ब्लॉक के अंदर बात कर रहा हूं मैं, एस और पी ब्लॉक का कोई तत्व है, उसका अगर आपको सिग्मा निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे? बाह्य कोश जो है, ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, और उस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे? टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, बाह्य कोश जो बाहर वाली जो कोश है, उसका एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे, और उस जो एक इलेक्ट्रॉन जिसको अपन ने पकड़ा है ना, उसको क्या कहेंगे? अपन टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक बात है। अब सिग्मा निकालने के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो देखो, 0.35 गुणा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्य कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, प्लस 0.85 गुणा दूसरी बाहरी जो कोश के इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या, प्लस 1 गुणा शेष इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये अपन को कर लेना है, अपना आंसर अपने सामने होगा। फॉर्मूला से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जब एग्जांपल करूंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक बार ध्यान से देखना सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार वापस रिपीट करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, सिग्मा 0.35 इंटू बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, बाह्य कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, किसको नहीं दे रहा, जिसको अपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना ना, एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने पकड़ रखा है, जिसको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान रखा है अपन ने। ठीक है, मान लो बाह्य कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक को अपन ने क्या मान लिया? टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं जोड़ना है। बाकी 5 इलेक्ट्रॉन जो बच गए उसको गुणा कर दो, किससे? 0.35 से गुणा कर दो, प्लस 0.85 से आपको गुणा करना है किसको? दूसरी बाहरी जो इसकी बाहर वाली के अंदर वाली जो कोश है आपकी, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको आप 0.85 से गुणा कर दो, प्लस 1 से आप गुणा कर दो किसको? जितने भी इलेक्ट्रॉन शेष बच गए ना उनको आप 1 से गुणा कर दो। इनको आप जब सोल्व करोगे आपके सामने सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, उसके जो आवरण प्रभाव का जो कांस्टेंट है, स्क्रीनिंग का जो कांस्टेंट है, उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं B5। ठीक है, एग्जांपल 1s2 2s2 4 हो गए,
2p1 2p1। ठीक, सिग्मा निकालना अपन को है ना, इसके लिए सिग्मा निकालते हैं। बी का सिग्मा क्या करना अपन को, 0.35 गुणा करेंगे किसको, 0.35 में किसको गुणा करना होता है, जो बाहरी जो आपकी कोष है ना, बाहरी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोष यहां पर कौन सी है, सबसे बाहर वाली। दूसरी जो कोष है वो सबसे बाहर वाली है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी कोष जो कोष है वो सबसे बाहर वाली है, और दूसरी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन है। और उनमें से एक को अपन ने क्या मान रखा है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान रखा है। एक को अपन ने क्या मान रखा है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान रखा है। तो उस एक को छोड़ देंगे, 3 में से एक को छोड़ दिया, कितने बच गए, 2 बच गए। तो गुणा में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। 0.35 में मैंने 3 को गुणा 2 को गुणा कर दिया, एक को तो अपन ने रख लिया ना टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। प्लस क्या करूंगा मैं, 0.85 ये फॉर्मूला के अंदर 0.85, ठीक है। गुणा किसको करना है इससे, दूसरी बाहरी जो आपकी कोष की जो इलेक्ट्रॉन, दूसरी बाहरी जो कोष है उसके अंदर जो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहां पर दूसरी बाहरी मतलब सेकेंड लास्ट, ठीक है, जो अंदर वाली है, बाहर वाली से अंदर वाली, ठीक है। इसमें बाहरी कौन सी आपकी दूसरी है, इससे अंदर वाली कौन सी आपकी एक वाली, ठीक है। तो एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 0.85 में क्या कर दूंगा मैं, 2 गुणा कर दूंगा, प्लस 1 गुणा शेष इलेक्ट्रॉन की संख्या। शेष इलेक्ट्रॉन कुछ है ही नहीं, ये बाहरी हो गई, ये आपकी भीतरी वाली हो गई, दूसरी बाहरी होगी, इसके अलावा कोई अपने पास में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो क्या कर दूंगा, गुणा 0 कर दूंगा, यहाँ पे गुणा 0। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा अपने पास में, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1.7, ठीक है। ये तो 0 हो ही गया, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4। ये आपका सिग्मा आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सिग्मा निकालना होता है। अगर निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे, ठीक है। आएगा नहीं पेपर में, आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। चलो एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, फिर अपन को थोड़ी शांति हो जाएगी कि हाँ तो अपन ने कुछ कर लिया, अपन ने छोड़ा नहीं कुछ, ठीक है। चलो आ लो, आरबी का निकाल लेते हैं। चलो 37 इसका एटॉमिक नंबर करते हैं। पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो भाई, 1s2 2s2, फिर 2p6 3s1 3s2 कैसे लिखते हैं, 3s2 3p6 कितने हो गए ये, 3p6 2 2 4 10 10 6 16, 3p6 4s2, फिर आपका आ जाएगा 3d10, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 4p6 5s1 हो गया, क्या हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो 10 12 37, हाँ ठीक है, हो गया 37। इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिख लिया अपन ने, बिल्कुल भैया लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक विनाश। अब क्या करना अपन को, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था अपना फॉर्मूला सिंपल था, सिग्मा निकाल रहे हैं किसका, आरबी का सिग्मा, आरबी का सिग्मा निकालते हैं अपन, ठीक है। क्या करना है, 0.35 में गुणा करना है, क्या, जो बाहर वाली आपकी कोष है, जो बाहर वाली कोष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया अपन ने, बाकी को इससे गुणा कर दो। बाहर वाली कोष कौन सी है यहाँ पे भैया, बाहर वाली कोष अपनी एस वाली, ठीक है, 5 वाली जो है बाहर वाली कोष है ना। अरे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, तो 5 वाली जो आपकी बाहर वाली कोष है। और इस बाहर वाली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और उस एक इलेक्ट्रॉन को अपने क्या मान लिया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है बचा नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर गुणा क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। उसको मैंने टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया, कुछ गुणा 0 कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला आगे क्या कहता है, 0.85 गुणा बाहर वाली से अंदर वाली, बाहर वाली से अंदर वाली, मतलब सेकंड लास्ट जो आपकी सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 5 वाली अपनी बाहर वाली है, तो इसके अंदर वाली कौन सी होगी, 4 वाली होगी, ठीक है। तो जिसके अंदर 4 के अंदर 6 है और 2 है, 6 और 2 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है अपने पास में। तो गुणा कर दूंगा मैं, 8 कर दूंगा, ठीक है। प्लस अपना आ जाएगा 1 प्लस 1 से क्या गुणा करना है, शेष जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए उसको 1 से गुणा कर दो, कितने बच गए,
इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया। 10 6 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24, 18 6 24 ही होते हैं क्या, और नहीं ऐसा कैसा हो गया, 2 और 10 हो गए यहाँ तक तो, और उसके बाद में ये हो गया 18, ठीक है, 18 और 10 28, 28 हो गया ना, सही है, 28 गुणा 28, ठीक है, 1 गुणा 28, ये अपने पास में आ गया, ठीक बात है। चलो अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, करो भाई सॉल्व करो इसको, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला तो 0 कर दो, ठीक है, मोबाइल की सहायता लें क्या, ठीक है, ये वाला तो 0 हो गया, ये तो 28 है ही, और 0.85 यार लगभग 34 के आसपास आना चाहिए, ये करना यार आप है ना, मैं एक बार देख 34.7 नहीं 34.8, ठीक है, एक बार करके देखना ये सही है क्या, है ना, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, बाकी देख लेना ना, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, ये हो गया अपना, क्या पढ़ लिया अपन ने, स्क्रीनिंग इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया ना, ये अपने सिग्मा कैलकुलेट करने वाला है भी नहीं अपने, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना अब क्या हो कैसे करते हैं, एक्यूटेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया, बाकी को फॉर्मूले में फिट बैठा दिया, ठीक है, बस यही था। अब बात करते हैं अपन किसकी, प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट और आपका जो ये प्रभावी नाभिकीय आवेश है, दोनों को समझना आसान बहुत है, लेकिन कंफ्यूज बहुत हो जाओगे फिर, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्या होता है आपका आवरण प्रभाव, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, जो सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मारते हैं, धक्का मारते हैं, नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को धक्का मारते हैं, तो वो जितना धक्का मारेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो आवरण प्रभाव होगा। एस सबशेल का सबसे ज्यादा क्या होता है, आवरण प्रभाव होता है, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का सबसे कम होता है। अब बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में कहते हैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आ जाओ बनाता हूं मैं एक बार और फिर उसको समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, यहां पर क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आप सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्या, ये जो नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, 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 खींचेगा। क्या भैया अब क्या होगा, अब आवरण प्रभाव नहीं होगा, अरे होगा आवरण प्रभाव तो होगा ही, बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बीच में और भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपना धक्का मारेंगे, लेकिन 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 अगर पॉजिटिव अगर दमदार है ना, अगर पॉजिटिव दमदार है तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अरे खींच लेगा या नहीं खींच लेगा, खींच लेगा। मैं कह रहा हूं कि लड़की नेगेटिव है, लड़का पॉजिटिव है, ठीक है, लड़का लड़की, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, लड़की को लड़का पसंद आ चुका है, लड़की को लड़का पसंद आ चुका है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और वो अट्रैक्ट हो रही है, उससे बात करने जा ही रही है, लेकिन उसकी सहेली आ गई बीच में, नेगेटिव चार्ज एक और आ गया है बीच में, वो कहती है लड़का बढ़िया नहीं है, तेरे लायक लड़का नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर उस पॉजिटिव जो लड़का है, अगर उसकी पर्सनैलिटी में दम हुआ, अगर उस लड़के में दम हुआ, तो उन लड़कियों के बीच में लड़ाई नहीं करा देगा वो, ठीक है, लड़ाई नहीं करवा देगा कि भाई तेरी नहीं मानूंगी मैं, तू मेरी सहेली है लेकिन तेरी नहीं मानूंगी, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, मैं मेरे डिसीजन अपने आप लूंगी, मेरे को पसंद आ रहा है लड़का। तो अगर लड़के की पर्सनैलिटी में अगर दम हुआ, वैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज के अंदर दम हुआ, तो वो बाहर वाले को खींच लेगा, अरे खींचेगा नहीं खींचेगा, तो वो जितनी जोर से खींचेगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जी। तो जितनी ज्यादा उस लड़की की पर्सनैलिटी बढ़िया होगी, उतना ही वो क्या कर लेगा, उस लड़की को अट्रैक्ट कर लेगा, लड़ाइयां हो जाएंगी बीच में और लड़की उसके पास चली जाएगी। सही बात है नहीं है, सही बात है, चलो आ जाओ। तो ये आपको क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, जितनी जोर से खींचेगा वही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। इसको जेड स्टार से लिखते हैं, जैसे अपन ने स्क्रीनिंग इफेक्ट जो था आपका प्रभावी आवरण था, उसको सिग्मा से लिखा, इसको जेड स्टार से लिखते हैं, किस लिखते हैं, जेड स्टार से, ठीक है। तो नाभिक और बाह्यात्मक कोश के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक है, नाभिक मतलब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके बीच में न्यूक्लियस और जो आपके बाह्यात्मक जो कोश है, सबसे बाहर वाली जो शेल है, सबसे बाहर वाली जो शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक।
अधिक आवरण प्रभाव होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, जेड स्टार कम होगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, ये तो क्या होगा, प्रभावी नाभिक के आवेश हो गया। ये बात तो सही है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज भी तो है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो है, वो क्या करेंगे, अपना आवरण प्रभाव दिखाएंगे। अरे बीच में एक सहेली थी, इस बार दो सहेलियां आ गई, और उन सहेलियों में मान लो दम है कि वो अपनी बात से कन्विंस कर लें उसको कि ये लड़का बढ़िया नहीं है तेरे लिए, ठीक है, ये लड़का बढ़िया नहीं है। अगर वो कन्विंस कर ले उसको तो क्या हो जाएगा, वो लड़की क्या है, उसके पास नहीं जाएगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है, अगर आवरण प्रभाव अधिक हुआ ना, अगर आवरण प्रभाव स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़िया हुआ तो क्या होगा, आपका ये जो नाभिकीय आवेश जो है ना, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है ये कम होगा। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं, ध्यान से सुनो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आवरण प्रभाव बताया था। क्या होता है आवरण प्रभाव, कि बाहर वाले कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको धक्का मारेंगे, कौन, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, बाहर की तरफ उसको धकेलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं प्रभावी नाभिकीय आवेश की। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, कि जो न्यूक्लियस है आपका वो पॉजिटिव है, और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव है, उनको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींच रहा होता है इसको अपनी तरफ, तो बीच में और भी बीच में नेगेटिव चार्ज है, वो इसको बाहर धकेल रहे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर न्यूक्लियस में दम है, अगर पॉजिटिव में दम है, तो वो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अगर बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो उनमें अधिक आवरण प्रभाव है, अगर वो अधिक आवरण प्रभाव वाले हैं, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है, अधिक आवरण प्रभाव होगा तो जेड स्टार कम होगा। जेड स्टार क्या होता है, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक बात है, चलो। तो जेड स्टार किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा क्या होता है, आपका आवरण प्रभाव का आपका कांस्टेंट है ये, ठीक है, सिग्मा। और जेड स्टार क्या होता है, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है। तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, मतलब आवरण प्रभाव क्या है, कम है, और अगर आवरण प्रभाव ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, आपका नाभिकीय आवेश जो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो वो कम है। तो एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं, ठीक है। जेड स्टार इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा अपन कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा निकालना आपको सिखा दिया मैंने थोड़ी देर पहले। जेड क्या है भैया, जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। आपको तत्व आपको दिया जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है। एटॉमिक नंबर से आप क्या निकाल, जेड सिग्मा निकाल लोगे, थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आपको, 0.35 गुणा ये करके, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो सिग्मा निकाल लिया आपने, उसका जितना एटॉमिक नंबर है उसमें से सिग्मा माइनस कर दो, आपके पास में जेड स्टार जो है आ जाएगा, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो आपके सामने होगा। एक एग्जांपल अपने पास में करते हैं उसको। सबसे पहले क्या लिखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, 1s2 2s2 2p3 हो गया ना, 7 2p3। जेड तो इसका क्या हो जाएगा, 7। जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, उसको जेड बोलते हैं, ठीक है। अब इसका सिग्मा निकालना अपन को, ठीक है, सिग्मा निकालना है। एक पेज ले लूं मैं, सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा निकालने के लिए क्या करना होता है, 0.35 गुणा क्या करना होता है, जो बाह्य आपकी कोष जो है, बाह्य कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोष आपकी दूसरी है, इसके अंदर कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से एक को क्या मान लिया अपन ने, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया। क्या मान लिया अपन ने, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो 0.35 गुणा 4 कर दिया अपन ने, प्लस 0.85 गुणा क्या करना अपन को, 0.85 गुणा क्या करना अपन को, गुणा करना है कि जो आपकी दूसरी, जो आखिरी की, मतलब आखिरी वाली के अंदर वाली, ठीक है, उसकी जो कोष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरी आपकी दूसरी कोष है वो क्या आपका लास्ट शेल है, ठीक है। इसके अंदर वाली कौन आपकी 1 है, ठीक है। तो 1 के अंदर कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 0.85 के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा यहाँ पे 1 गुणा शेष इलेक्ट्रॉन कितने, कुछ भी नहीं बचा, फिर सिर्फ 0 हो गया, ठीक है। तो 0 हो जाएगा ये, और इसको सोल्व करेंगे अपन, कितना आएगा 0.35 1.7 लगभग 3 के आसपास आएगा यार ये, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देख ले, 3.1 3.2 के आसपास आएगा, ठीक है। चलो, तो ये इसका सिग्मा आ गया है ना। अब मैं यहां से क्या कर लूंगा, जेड स्टार कैसे निकालते हैं, जेड स्टार का फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर बताया, जेड स्टार बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, है ना। तो जेड स्टार क्या होता है, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। कैसे निकालते हैं, सिग्मा क्या है यहाँ पर, सॉरी जेड क्या है यहाँ पर आपका, इस फॉर्मूला लिख लेते पहले में, ये फॉर्मूला है आपका, जेड स्टार आपको निकालना है। जेड क्या है, 7 है, माइनस सिग्मा कितना है आपका 3.1 आया, ठीक है, इसके आसपास आया, एग्जैक्ट
देख लेना है ना, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है 3.1 निकालने में। बराबर क्या करेंगे, 7 में से 3.1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जेड स्टार आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब प्रभावी नाभिक आवेश कैसा होता है वो देख लेते हैं। पीरियड में अगर लेफ्ट से अपन राइट जाएंगे, पीरियड के अंदर अगर अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, जेड स्टार जो है वो बढ़ता है। जेड स्टार क्या होता है, वापस बोल रहा हूं, प्रभावी नाभिक आवेश होता है। और प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है कि पॉजिटिव जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कितना जोर से खींचेगा, वही क्या है उसका जेड स्टार होता है। तो पीरियड के अंदर अपन लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर जाएंगे, पीरियड के अंदर अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड स्टार जो है वो बढ़ेगा। जेड स्टार क्या होता है, बढ़ता है। सामान्यतः ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जेड स्टार जो वो सेम ही रहता है। ठीक है, और पीरियड के अंदर अगर अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, जेड स्टार जो वो बढ़ेगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड स्टार बढ़ता है, और ग्रुप के अंदर बात करें ऊपर से नीचे आते हैं तो लगभग जेड स्टार जो वो सेम ही रहता है। लगभग क्यों बोल रहे हो, अरे हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। आप कहोगे भैया हमेशा ही होता है क्या जेड स्टार सेम ग्रुप के अंदर, नहीं, कुछ कुछ जगह आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन सामान्यतः जनरली अपन बात करें तो जनरली जो है ऊपर से नीचे आते हैं अपन एक ग्रुप के अंदर तो आपका जेड स्टार जो है वो समान ही रहता है, जो आपका अप्रभावी नाभिक की जो आवेश है वो सेम रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन त्रिज्या, स्टार्ट करेंगे परमाणु त्रिज्या अपन बात करेंगे। और चलो परमाणु त्रिज्या को अपन करते हैं। ठीक है, आ जाओ परमाणु त्रिज्या स्टार्ट करते हैं। परमाणु त्रिज्या इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहां तक तो भैया हमें पता है, एटॉमिक रेडियस करते हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु एटम, ठीक है, रेडियस त्रिज्या। ठीक है, चलो सब समझ में आ गई आपको ये बात। तो क्या होती है परमाणु त्रिज्या, देखो ये यहां पर आपका क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो बाह्य कोश जो है, न्यूक्लियस से बाह्य कोश के बीच में जो दूरी होगी उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये क्या है, आपकी एटॉमिक रेडियस है। सिंपल है भैया, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं कह रहा हूं परमाणु त्रिज्या जो है वो आपकी 4 प्रकार की है जी। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की ही है ना, 4 प्रकार की है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, किसी एक एटम के न्यूक्लियस, एटम क्या, परमाणु, किसी एक परमाणु के न्यूक्लियस से उसके बाह्य कोश तक की दूरी। ठीक है, ये कोई एक एटम है, इसका बीच में क्या है, इसका नाभिक है, नाभिक से बाह्य कोश तक की जो बीच की जो दूरी है उसका क्या कहूंगा मैं, इसका परमाणु त्रिज्या है। वो किसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक बात है, चलो। अरे वैसे ही है, अपने मान लो एक सर्कल ले ली, सर्कल का बीच का सेंटर है, केंद्र से आपकी जो परिधि जो है, परिधि बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, जो आपकी आखिरी लाइन है वहां तक। ठीक है, इसकी जो दूरी उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। परमाणु त्रिज्या के प्रकार, परमाणु त्रिज्या के प्रकार देखो। पहला है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कोवेलेंट रेडियस। क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड वाले एटम के नाभिक के बीच की दूरी का आधा। ठीक है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड वाले अपने पास में एटम है। ठीक है, 2 एटम है, उन्होंने क्या बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, और उस दोनों के कोवेलेंट बॉन्ड की जो दूरी होगी ना, जो लंबाई होगी उस बॉन्ड की, उसका अपन आधा कर देंगे तो क्या होगा, अपने पास में उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। कैसे निकालते हैं अभी दिखाता हूं, देखो आ जाओ। देखो किसी एक एटम की त्रिज्या निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, किसी एक अकेले एटम की त्रिज्या निकालना मुश्किल है। ठीक है, उसकी एक त्रिज्या अपन नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे, उसका एक तरीका होता है। मैं मान लो ये एक एटम है, इस एक एटम की मेरे को त्रिज्या निकालनी है, तो इसकी डायरेक्ट त्रिज्या नहीं निकाल सकता मैं, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके हैं मेरे पास में, उन अलग अलग तरीकों से मुझे निकालना पड़ेगा। थोड़ा एटम में बड़े बना लेता हूं, छोटा दिखेगा नहीं। ठीक है, और इनके बीच में बना हुआ है बॉन्ड। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है इनके बीच में ना। ठीक है, ये दोनों का सेंटर है, मतलब नाभिक है इनका, दोनों का न्यूक्लियस है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। कलर दूसरा लेते हैं, चलो। इन्होंने बना रखा है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, इसकी आपको त्रिज्या निकालनी है, इस एक एटम की आपको त्रिज्या निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो निकालने का तरीका सिंपल है जी। क्या करना है आपको, इन दोनों नाभिक के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के नाभिक के बीच की जितनी भी दूरी है ना, ठीक है, इनके बीच की जितनी भी दूरी है, दोनों नाभिक के बीच की दूरी है, वही क्या इसकी बॉन्ड लेंथ भी हो जाएगी। अरे इन दोनों ने बीच में क्या बॉन्ड बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। बिल्कुल भैया, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है।
तो मैं ये कह रहा हूं इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड की लंबाई हो जाएगी, या फिर इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी मान लो। आप दोनों एटम है, दोनों के नाभिक के बीच की दूरी मान लो। इस जितनी भी इसकी दूरी होगी उसका क्या कर दो, उसका कर दो आप आधा कर दो। क्या कर दो, उसका आधा कर दो, उसका क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक है, जितनी भी दूरी होगी इन दोनों के नाभिक के बीच की उसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो मैंने आधा कर दिया। ठीक है, और जब मैंने आधा किया तो मेरे पास में ये डिस्टेंस आती है, ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इस त्रिज्या को क्या कहते हैं अपन, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या उसको कहते हैं, दो कोवेलेंट बॉन्ड वाले एटम है, ऐसे दो एटम जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उनके नाभिक के बीच की दूरी देखेंगे, दोनों एटम्स के नाभिक के बीच की दूरी देखेंगे, जितनी भी उसके बीच की दूरी होगी उसका अपन आधा कर देंगे, वही उसका क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। ठीक है, इन दोनों के नाभिक के बीच की दूरी है, ठीक है, जितनी भी दूरी है उसका मैंने आधा कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। अरे मुझे किसी इन दोनों में से एक एटम की मुझे त्रिज्या चाहिए, मुझे एक एटम की त्रिज्या चाहिए, लेकिन मैं किसी एक एटम की त्रिज्या नहीं निकाल सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की नाभिक की दूरी निकाल ली मैंने और फिर उसका आधा कर दिया, तो क्या होगा, मेरे पास ये दूरी आई और ये दूरी तो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो मेरे पास में क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। इस प्रकार की त्रिज्या को क्या कहते हैं अपन, सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। पहला प्रकार हो गया। दूसरा चलता है वैन डर वाल त्रिज्या। क्या है वैन डर वाल त्रिज्या, क्या होती है, ध्यान से देखना। सामान्यतः यह उनके लिए होती है जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये त्रिज्या उनके लिए होती है जो क्या है, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ऐसे एटम्स, ऐसे परमाणु जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं किसी के साथ में, उनके लिए ये त्रिज्या निकाली जाती है। और आप सबको पता है बॉन्ड कौन नहीं बनाता, नोबल गैसेस जो है वो बॉन्ड नहीं बनाती हैं। नोबल गैसेस जो है वो क्या है, बॉन्ड नहीं बनाती हैं। तो एक्सेप्ट आपके एग्जांपल क्या है, नोबल गैसेस आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सारे क्या हो, नोबल गैसेस आपको बताइए। ठीक है, तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, बड़ी होती हैं और इनकी जो है रेडियस निकाली जाती है, कौन सी, वैन डर वाल रेडियस निकाली जाती है। इनकी जो त्रिज्या निकाली जाएगी कौन सी आएगी, वैन डर वाल रेडियस। ये जो रेडियस है वो कौन सी है, VW त्रिज्या। VW का मतलब वैन डर वाल त्रिज्या। ये क्या है, वैन डर वाल त्रिज्या। ठीक है, क्या भैया ये सिर्फ आपकी नोबल गैसेस है उनके लिए निकाली जा सकती है, किसी और एटम के लिए नहीं निकाली जा सकती, निकाली जा सकती है, दूसरे एटम्स के लिए भी निकाली जा सकती है। ठीक है, कैसे निकाली जा सकती है वो देखो। ये मेरे पास में क्या है, ये एक दो एटम अलग है, इन्होंने क्या बना रखा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। ये दो एटम अलग हैं जिन्होंने क्या बना रखा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। डेफिनेशन ये कहती है वैन डर वाल रेडियस की, वैन डर वाल जो त्रिज्या इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि दो वो ऐसे एटम के बीच की निकलती है, वैन डर वाल त्रिज्या ऐसे एटम की निकलती है जो बॉन्ड नहीं बनाते हो। यहां पर देखो इन दोनों ने तो बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, इन दोनों ने बॉन्ड बना रखा है, लेकिन क्या इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है क्या, ये दो एटम को देखो, ये वाला एटम और ये वाला एटम, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है, नहीं बना रखा आपस में बॉन्ड। तो क्या हम इन दोनों की निकाल सकते हैं क्या वैन डर वाल रेडियस, तो वो वैन डर वाल रेडियस हम निकाल सकते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के नाभिक की जितनी दूरी होगी, ठीक है, और फिर अपन इसका आधा कर देंगे, अपना आंसर अपने सामने होगा। एक मिनट में देख लूँ यार रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, वरना मैं बोलता रहूंगा और मामला सारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिए बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धात्विक त्रिज्या की बात करते हैं, धात्विक त्रिज्या की बात करते हैं, मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, दो नजदीकी एटम नाभिक के बीच की दूरी का आधा। ठीक है, दो नजदीकी एटम है उनके नाभिक के बीच की दूरी का आधा। देखो ध्यान से, ये एक मेटल है, ये एक धातु है। ठीक बात है भैया, धातु है, धातु के अंदर क्या होंगे, एटम होंगे। मान लो ये सोडियम है या फिर कुछ भी, कोई भी धातु ले लो, सोडियम एग्जांपल के लिए लेता हूं, ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम के अंदर सोडियम के एटम्स होंगे, इस पूरा धातु है, एक धातु का टुकड़ा है, इस टुकड़े के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, बिल्कुल भी एटम होंगे, वो एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, मेटेलिक रेडियस निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं, किसी एक एटम की तो नहीं निकाल सकता, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, दो एटम्स जो जुड़े हुए हैं उनको देखना है मेरे को। ठीक है, देख लिया मैंने, इसके न्यूक्लियस और इसके नाभिक के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच के नाभिक के बीच की जो दूरी होगी उसका क्या कर दूंगा मैं, आधा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कर दूंगा मैं, आधा कर दूंगा। तो जब मैं आधा करूंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगी, मेरे सामने आ जाएगी कौन, मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। तो ये इतनी इतनी क्या होगी, मेटेलिक रेडियस। इस प्रकार से निकालनी होती है मेटेलिक रेडियस। ठीक है,
दो नजदीक के एटम के नाभिक के बीच की जो दूरी होगी उसका अपन आधा कर देंगे। दो ये नजदीक के दो ही एटम यही है, ठीक है, ये नजदीक के एटम है, इनके बीच की जो दूरी होगी, इसके नाभिक के बीच की जो दूरी है ये वाली होगी, इसका मैं आधा कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। समझ में आ गई ये बात। तीन प्रकार की अपन ने पढ़ ली। चौथी है जो है वो आयनी त्रिज्या होती है। क्या होती है? आयनी त्रिज्या, आयनिक रेडियस। ठीक है, कैसे निकालते हैं आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस निकालने से पहले अपन को एक बात समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? दो प्रकार के आयन होते हैं। आयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका केटाइन और एक होता है आपका अनायन। अटाइन बोलो, अटाइन क्या होता है? अटाइन क्या होता है? केटाइन होता है। ठीक है, केटाइन जो है इसको हिंदी में कहते हैं धनायन और अनायन को हिंदी में कहते हैं ऋणायन। ऋणायन, ठीक है, ऋणायन, हाँ, धनायन और ऋणायन। ठीक है, हाँ चलो। केटाइन जो है वो कैसे बनता है? केटाइन जो है वो कैसे बनता है? मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है, मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है, मान लो मेरे पास में सोडियम है, Na है मेरे पास में, है ना, मेरे पास में Na है। ठीक है, अब इस Na, ये तो नॉर्मल है, न्यूट्रल है, बिल्कुल है ना, उदासीन है बिल्कुल। इसको मुझे अगर केटाइन बनाना तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मैं दे दूंगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा अनायन का हो जाएगा। अगर मैं Na में से, सॉरी मैं गलत बोल गया, Na में से अगर मैं Na में से एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें बाहर निकाल दूं, माफी चाहूंगा मैंने जो बोला वो गलत बोल दिया मैंने। Na में से अगर मैं, देने वाला गलत हो गया, Na में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, केटाइन बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, है ना। केटाइन जो है इसको धनायन बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है इसमें, इलेक्ट्रॉन को जब अपन निकालते हैं तो केटाइन बनता है। ठीक है, और क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब वो नेगेटिव निकलेगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है एटम पर, एलिमेंट पर। ठीक है, एनायन क्या होता है, ऋणायन इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, केटाइन में लिया जाता है और एनायन में दिया जाता है। वापस बोल देता हूं, ठीक है, केटाइन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे, ठीक है, और एनायन में दे देंगे उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी आपको एग्जांपल से देखो ज्यादा समझ में आएगा। सर मैं कंफ्यूज मैं तो नहीं हूं, लेकिन मैं बोलने में शायद मैं गलत कर दिया मैंने। एक बार मैं वापस वो रिपीट कर देता हूं। केटाइन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। ये लैंग्वेज ही गलत लिखी हुई है। ठीक है, केटाइन में इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अनायन में, ऋणायन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसको मिल जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, जो एटम है उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या बोलूं, इलेक्ट्रॉन को, एटम को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तब क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं तब समझ में आएगा। केटाइन जो होता है वो जनक परमाणु से छोटा होता है। जो केटाइन बनता है वो जनक परमाणु से छोटा होता है। जनक परमाणु, पेरेंट एटम जो होता है उसका छोटा होता है। अब यहां से देखना, अब यहां से देखोगे तो समझ में आएगा। पेरेंट एटम जो होता है, पेरेंट एटम की साइज जितनी भी होती है, केटाइन जो बनेगा उसकी साइज उससे छोटी होती है। अब ध्यान से देखना, समझ में आएंगे आपको। ये सोडियम है, सोडियम है, बिल्कुल उदासीन है, पेरेंट एटम है जी। ये क्या है, पेरेंट एटम है। सोडियम जो है इसके अंदर क्या है, 11 प्रोटॉन है और 11 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 11 प्रोटॉन है और 11 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। भैया यहां तक तो ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूं इससे क्या मैं बना दूं, Na+ बना दूं। और प्लस चार्ज कब आता है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं। मैं एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या बन चुका है, केटाइन बन चुका है। तो केटाइन कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपन किसी से बाहर निकाल लें तो वो क्या होता है, केटाइन, और एक इलेक्ट्रॉन अपन किसी को दे दें वो क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, अरे मैं हूं, ठीक है, मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर मैंने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक बात है, चलो। अब जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक मिनट, ये मेरे पे यार मक्खी बैठ गई यार। चलो, सोडियम है, ठीक है, पेरेंट एटम है, 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 11 प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज भी 11 है और 11 ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पी मतलब प्रोटॉन मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो 11 ही पॉजिटिव है, 11 ही नेगेटिव है, मतलब खींचने का काम बराबर का है। ठीक है, खींचने वाला भी 11 और खिंचाने वाले भी 11 ही है। ठीक है, तो बराबर का काम है, इसलिए क्या है यहाँ पर जेड स्टार क्या है, लो है। क्या है यहाँ पर, जेड स्टार क्या होगा, कम होगा। प्रभावी नाभिक की आवेश जो है कम होगा। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रभावी नाभिक की आवेश क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां मैं बात करूं केटाइन के अंदर 11 प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 ही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाल दिया। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तभी तो केटाइन बना है ये। ठीक है, यहां से मैंने बाहर निकाले तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक बात है, तो पॉजिटिव जो है यहां पर ज्यादा है और नेगेटिव यहां पर कम है। तो पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। मतलब क्या है, प्रभावी नाभिक की आवेश क्या होगा, यहां पर अधिक होगा। जेड स्टार यहां पर बहुत ज्यादा अधिक होगा। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल
अधिक होगा, यहां पर जेड स्टार अधिक है, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे होगी अभी दिखाता हूं, यहां बना देता हूं, चलो ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर क्या है, बराबर का काम है, यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 11 क्या है, प्रोटॉन है, बराबर का काम है, तो यहां पर क्या है, जेड स्टार थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, इतनी साइज रहेगी। लेकिन वही मैं बात करूं, यहां पर आ जाते हैं Na+ की बात करते हैं, Na+ की मैं बात करता हूं, बीच में क्या है, पॉजिटिव, यहां पर क्या है, 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 ही है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जो है खींचने का काम जो है, पॉजिटिव जो है वो जोर से खींचेंगे। अरे 11 खींचने वाले 11 हैं, और जिनको खींच रहे हैं वो क्या है, 10 ही हैं बेचारे। रस्सा कस्सी वाला गेम देख लो, एक साइड में 10 जो लोग हैं, एक साइड में 11 लोग हैं, कौन किस खींचेगा, 11 वाले खींच लेंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो यहां पर जो पॉजिटिव है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे जैसे इसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये बाह्य कोश है, ये बाह्य कोश है, और ये क्या है, अंदर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पर ये दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे दूरी कम होगी, मतलब एटम की जो साइज है ना, जो परमाणु की जो साइज है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये पेरेंट एटम की जितनी भी साइज होती है ना, उससे कम होती, किसकी साइज, केटाइन की साइज उससे कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश क्या है, वो अधिक हो जाता है, नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। और जब ये आसानी से खींचेगा तो ये बाहर वाली जो कोश है वो भी छोटी होती जाएगी, अंदर खींचती जाएगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो वो भी खींची जाएगी और साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जो केटाइन होता है, वो जनक परमाणु से छोटा होता है। केटाइन जो होता है वो जनक परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। अब बात करते हैं अनायन की। अनायन जो होता है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है। केटाइन जनक परमाणु से छोटा होता है, पेरेंट एटम से छोटा होता है, और अनायन जो होता है ना वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखना। अनायन क्या होता है, ये देखो Cl क्या है, ये पेरेंट एटम है, इसको मैंने क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मैंने दे दिया Cl को। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो उसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, अनायन बन गया। ये Cl था, ठीक है, ठीक है, Cl था, पेरेंट एटम था, बिल्कुल उदासीन था। इसके अंदर कितने प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। खींचने वाले भी उतने ही थे, ठीक है, खिंचाने वाले भी उतने ही थे, ठीक है। 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव, बराबर का सौदा था, ठीक है। तो जेड स्टार जो था वो क्या था, नॉर्मल था जी, यहां पर है ना, कम था ना, लो था। तो साइज क्या थी, साइज अपनी नॉर्मल थी, ठीक है, पेरेंट एटम की। लेकिन यहां पर देखो Cl नेगेटिव, एनाइन हो गया। यहां पर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 17 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहां पर देखो आप, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, और खींचने वाले कम हैं, ठीक है, और खिंचाने वाले ज्यादा हैं, ठीक है। मतलब रस्सा कस्सी वाला गेम देख लो भाई, ठीक है। एक साइड में क्या है, 17 लगे हुए हैं, एक साइड में 18 लगे हुए हैं। 18 वाले खींच लेंगे ना अपनी तरफ, 18 वाले खींच थोड़ा ना जाएंगे, नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर देख लो साइज का, देखते हैं, आ जाओ, साइज किस प्रकार से देखना। पहले पेरेंट एटम का बना लेते हैं। ये क्या है, पेरेंट एटम है जी, ठीक है। 17 इसमें क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, ठीक है। बराबर का काम है जी, तो साइज कुछ इस प्रकार की रहेगी। लेकिन मैं वहीं बात करूं Cl नेगेटिव की, Cl नेगेटिव की, तो यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अनायन की साइज जो है वो ज्यादा होती है अपने पेरेंट एटम से। जो भी इसका पेरेंट एटम होगा उससे अनायन की साइज ज्यादा होती है, और केटाइन की साइज पेरेंट एटम से कम होती है। रीजन समझ में आ गया, ठीक है, आ जाओ। यहां पर जेड स्टार क्या है, कम है, क्योंकि खींचने वाले कम है तो जेड स्टार कम ही होगा, और यहां पर जेड स्टार अधिक है, ठीक है। चलो यहां पर समझ में आ गया आपको, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब अपन बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की ओर बात करेंगे, और यहां तक बात कर लेते हैं, चलो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, या फिर हिंदी में, इंग्लिश में बात करूं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे ना। क्या होते हैं ये ऐसे आपके परमाणु हैं, ऐसे एटम्स हैं, ठीक है, ऐसी स्पीसीज है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो समान होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होगी। ऐसे कुछ आयंस है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले आयंस हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। सम मानी समान, इलेक्ट्रॉनिक मानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समान इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज है उनको क्या कहेंगे अपन, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले आयंस है ये, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, अधिक जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी। अभी समझ में आएगा आपको ये बात, है ना।
ये देखो, ये कुछ स्पीसीज आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, Na प्लस है, Mg+2 है, Al+3, ये सारी क्या है आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। कैसे? इन सब के अंदर N3 प्लस नेगेटिव के अंदर भी और Al+3 के अंदर, इन सब के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। कैसे हो सकती है भैया, कैसे हो सकती है ये, अभी देखना बताऊं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, O का 8, F का 9, Na का 11, Mg का 12। एटॉमिक नंबर पता है सबको? भैया पता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या सेम ही होती है, तो प्रोटॉन का नंबर कितना होगा? नाइट्रोजन कितने अंदर कितना है? 7, ठीक है। O 8, F 9, ठीक है, Na 11, Mg 12, मतलब खींचने वाले कितने हैं ये आपको पता है। अब यहां पर देखो खेला कहां पर, इलेक्ट्रॉन का खेला है। नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, उसके ऊपर 3 क्या है, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। 3 नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रखे हैं। होते कितने इसमें? 7 होते हैं, लेकिन इसने 3 और एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब टोटल कितने हो गए? 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसके पास में N3 नेगेटिव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। अब बात करें O2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 इसने किसी से ले रखे हैं। 2 नेगेटिव आ रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिए, मतलब क्या हुआ? 8 और 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। F नेगेटिव, फ्लोरीन जो है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में? 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया। एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया इसने, मतलब क्या हुआ? 9 और 1 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में भी। Na+ की बात करते हैं, ठीक है। Na के पास में, सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 होते हैं, लेकिन इस पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इसने किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, इसने दिया है किसी को इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब क्या हुआ? 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी। Mg की बात करते हैं, Mg के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +2 चार्ज आ रहा है इस पे। +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ? 12 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 आएगा। Al+3 की बात कर लेते हैं फिर। Al एल्यूमिनियम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +3 चार्ज आ रहा है इस पे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए। जब दे दिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी को, 13 में से 3 माइनस करो, 10 इलेक्ट्रॉन। आप एक चीज नोटिस करना, सबके पास में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। सबके पास में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या है? ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वही होती हैं समान इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले जो आपके आयंस हैं, उनको क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब यहां पर खेला देखना, खेला ये देखना कि यहां पर प्रोटॉन कितने? 7 हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने? 10 हैं। तो मैं कह रहा हूं खींचने वाले कितने? एक साइड में खींचने वाले 7 हैं, एक साइड में खींचने वाले 10 हैं। अरे कौन सी साइड जीतेगी? 10 वाली जीतेगी या नहीं जीतेगी? तो N3 नेगेटिव की साइज क्या होगी? ज्यादा होगी। यहां पर Z* क्या है? कम है। Z* क्या है यहां पर? कम है। प्रभावी नाभिक आवेश कम होगा, क्योंकि खींचने वाले 7 ही हैं, तो कम ही होगा ना, प्रभावी नाभिक आवेश कम है यहां पे। O2 नेगेटिव के अंदर 8 खींचने वाले, 1 बढ़ गया, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। N3 नेगेटिव से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन कम ही होगा। F नेगेटिव के अंदर 1 और खींचने वाला बढ़ गया। Na+ के अंदर खींचने वाले ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पर देखो खींचने वाले 13 हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहां पर Z* अधिक है। तो यहां पर क्या होगा? जैसे अपन इस साइड में जाएंगे, Z* अगर अधिक होता है तो साइज क्या होती है? कम होती है। Z* अधिक होता है, Z* बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा? साइज कम होगी, और Z* कम होगा तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक फंडा बता देता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को, कि क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका बता देता हूं आपको, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जब भी आपको दिखे, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, उसकी साइज हमेशा कम होगी। जब भी आपके सामने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन आए, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन आए, तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप एटॉमिक नंबर देख लो, आप एटॉमिक नंबर देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज उतनी ही कम होगी, ठीक है। दिखा देता हूं आपको। इन सब में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। 13 है इसमें एटॉमिक नंबर, तो इसकी साइज सबसे कम है जी, इसकी साइज सबसे कम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज हैं, आपको 3-4 सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे दी जाएंगी और कहेंगे कि इनकी साइज कंपेयर कराओ, इनकी साइज किसकी ज्यादा होगी? घटते हुए क्रम में लगाओ, बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, लगा सकते हो। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज कम होगी। एटॉमिक नंबर ज्यादा, साइज कम, एटॉमिक नंबर ज्यादा, साइज कम, एटॉमिक नंबर ज्यादा, साइज कम। अब लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये लास्ट आज का कर लेते हैं, फिर अपन कल पढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। परमाणु त्रिज्या आपने पढ़ ली, अब परमाणु त्रिज्या को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं वो देख लो भाई। पहला कारक क्या है? बॉन्ड की बहुलता। क्या है? बॉन्ड की बहुलता।
बॉन्ड की बहुलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? परमाणु त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब बॉन्ड की बहुलता ज्यादा होगी तो परमाणु त्रिज्या कम होगी। भैया बहुलता क्या है? किसकी बहु है ये लता है, किसी की बहु है। बहुलता किसी की बहु है। हाँ, बहुलता मतलब मल्टीपल बॉन्ड। क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो सिंगल है ही। डबल बॉन्ड मतलब बहुवचन वाला, एक से अधिक कोई चीज हो तो वो बहु है ना। हाँ, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड की जो बहुलता है, मल्टीप्लिसिटी जो बॉन्ड है, बॉन्ड की जो मल्टीप्लिसिटी है वो अगर अधिक होगी तो आपकी परमाणु त्रिज्या कम होगी। मतलब सिंगल बॉन्ड है तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा, डबल बॉन्ड हुआ तो परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो परमाणु त्रिज्या और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यही हुआ कि बॉन्ड की संख्या अगर बढ़ेगी, बहुलता बढ़ेगी बॉन्ड की, तो आपकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होती जाएगी। बहुलता बॉन्ड की ज्यादा, परमाणु त्रिज्या कम होती जाएगी। तो यहां पर देख लो CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसकी जो है परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो परमाणु त्रिज्या इससे कम होगी। और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी परमाणु त्रिज्या और भी कम होगी। यहां पर देखो बहुलता बढ़ती जा रही है बॉन्ड की, बहुलता बॉन्ड की बढ़ेगी तो आपकी परमाणु त्रिज्या क्या है? घटती जाएगी। ठीक बात है। ठीक, आ जाओ, ये आपका होगा पहला कारक। ये पहला कारक है जो किसको? परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करता है। दूसरा कारक पढ़ते हैं, आयोनिक गुण। दूसरा जो आपका कारक है प्रभावित करने वाला परमाणु त्रिज्या को, वो क्या है? आयनिक गुण। परसेंटेज केटायनिक गुण। अगर केटायनिक गुण बढ़ेंगे तो त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। अगर केटायनिक गुण बढ़ेंगे तो त्रिज्या कम होगी। सिंपल सी बात है भैया। केटायनिक गुण कब बढ़ते हैं? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। किसी एक एटम से बहुत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसे केटायन बनेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतनी उसकी केटायनिक गुण उसमें बढ़ते जाएंगे। मान लो मेरे पास में कोई एक ए एटम है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? A+ हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये +2 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रॉन निकालता जा रहा हूं उसका क्या हो रहा? केटायनिक गुण इसके बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं इसके इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसके क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को और तेजी से खींचेगा, क्योंकि खींचने वाले ज्यादा हो जाएंगे। फिर खींचने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो वो खींचेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और साइज छोटी हो जाएगी एटम की तो क्या होगा? त्रिज्या भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो केटायनिक गुण अगर बढ़ेंगे, केटायनिक गुण का जो परसेंटेज है अगर वो बढ़ेगा, मतलब केटायनिक गुण अगर बढ़ेंगे तो त्रिज्या जो है वो क्या होगी? कम होगी। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अनायनिक गुण की बात करूं तो परसेंटेज जो अनायनिक गुण है अगर वो बढ़ेंगे, ठीक है, परसेंटेज अनायनिक गुण अगर बढ़ेंगे, अनायनिक गुण बढ़ने का मतलब क्या है कि एक एटम है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया तो ये क्या हो जाएगा? A नेगेटिव। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये 2 नेगेटिव, और 3 लिए तो 3 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, मतलब खींचने वाले अब कम हो गए और खिंचाने वाले ज्यादा हो गए। एक साइड में कम है, दूसरी साइड में ज्यादा है, तो जिस साइड में ज्यादा है वो ज्यादा रस्सी को खींच लेंगे। ठीक बात है क्या? तो अनायनिक गुण अगर बढ़ेंगे तो त्रिज्या क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। अनायनिक गुण बढ़ते हैं, त्रिज्या बढ़ती है। केटायनिक गुण बढ़ते हैं, त्रिज्या घटती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं केटायनिक गुण का। ठीक है, ये Fe2+ है, ये Fe3+ है। भाई Fe2+ का केटायनिक गुण ज्यादा है, पहले तो केटायन है। ठीक है, प्लस आ रहा है मतलब केटायन है। Fe2+ है और एक Fe3+ है। Fe3+ और Fe2+ में से केटायनिक गुण किसके ज्यादा है? तो भैया सिर्फ सीधी सी बात है, Fe3+ के ज्यादा केटायनिक गुण है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर केटायनिक गुण बढ़ रहा है। केटायनिक गुण जब बढ़ते हैं तो क्या होती है? त्रिज्या क्या है? कम होती है। तो Fe2+ और Fe3+ के अंदर त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी? Fe2+ की त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो यहां इस साइड में अपन जा रहे हैं ना, Fe2+ से Fe3+ की तरफ जा रहे हैं, तो केटायनिक गुण तो बढ़ रहे हैं लेकिन त्रिज्या क्या हो रही? कम हो रही है। इसलिए इन दोनों में त्रिज्या किसकी ज्यादा है? किसकी? Fe2+ की ज्यादा है। इसकी बात करते हैं। एक साइड में अपने पास में O नेगेटिव है, एक साइड में अपने पास में O2 नेगेटिव है। O नेगेटिव और O2 नेगेटिव में से अनायनिक गुण किसके ज्यादा है? भैया O2 नेगेटिव ज्यादा है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, मतलब अनायनिक गुण ज्यादा है। और अनायनिक गुण जब बढ़ता है तो क्या है? त्रिज्या भी बढ़ती है। अरे नीचे कैसे कर दिया इसको? बढ़ा दो इसको भाई। त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो O2 नेगेटिव की त्रिज्या भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये दूसरा क्या होगा? आपका कारक हो गया। तीसरा कारक क्या है? कोश की संख्या बढ़ेगी। शेल्स की संख्या अगर बढ़ेगी तो त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर भाई शेल्स की संख्या बढ़ेगी, मान लो मैं ये कह रहा हूं कोई एक एटम है, वो किसमें क्या है? 1s2 है। ठीक है, कोई एक एटम है उसमें 1s2, 2s2, 2p, 6 भी है। ठीक है, तो इसमें कोष की संख्या बढ़ती जा रही है ना। ऐसे इसको चलो ऐसे करते हैं, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट दीजिए मुझे, इसको ऐसे करते हैं। मेरे पास में एक एटम ये है, ठीक है, एक तो ये है, एक एटम ये है। ठीक है, इसमें कितनी संख्या है कोष की? इसमें 2 कोष हैं। इसमें कितने कोष हैं? 2 कोष हैं। इसमें कितने? इसमें 4 कोष हैं।
ठीक है, ज्यादा बड़ा एटम कौन सा है, 4 वाला ज्यादा बड़ा है। अरे 4 वाला ज्यादा बड़ा है ना, तो कोष की संख्या ज्यादा होगी तो त्रिज्या बढ़ेगी। इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो कोष की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो कोष सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, ये तीसरा आपका कारक हो गया परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला। चौथा कारक कौन सा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ चुके हैं अभी, जेड स्टार को अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, जेड स्टार अगर अधिक होगा ना, जेड स्टार अगर अधिक होगा तो त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। भैया ये कैसे, मैंने आपको जेड स्टार क्या बताया था, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और वो जब अपनी तरफ खींचता है तो एटम की साइज कम होती है। और एटम की साइज कम होगी तो त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, मतलब जेड स्टार ज्यादा है। ठीक है, तो जेड स्टार अधिक होगा तो त्रिज्या को क्या करेगा, वो कम करेगा। ठीक है, आवरण प्रभाव जो वो त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आवरण प्रभाव बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। आवरण प्रभाव मैंने क्या बताया था, शील्डिंग इफेक्ट क्या बताया था मैंने आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या मारेंगे, धक्का मारेंगे। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब वो बाहर धकेलेंगे तो साइज क्या होगी, एटम की बढ़ेगी तो त्रिज्या भी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। तो ये कुछ कारक हैं आपके जो मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से। यहां तक आपको समझ में आया है आज या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जहां पर ज्वाइन कर लेना यार जरूर से, और सब कुछ फ्री है ना। लाइक कर देना वीडियो को, प्लीज लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।